हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नोडल मेथड के बारे में, जिसमें हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं नोडल मेथड। नोडल मेथड। ओके, तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उसमें स्प्रिंग है, लग एडजस्ट है, और उसके साथ डैम्पर है, उसमें फोर्स लगा हुआ है, उससे कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको किस तरीके से हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट में बनाते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट है, उसके थ्रू ही हम नोडल मेथड उसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ नोड्स। वहाँ पे जब हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे वो हमें पता करने हैं, तभी हम नोडल हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा। ओके, तो नंबर ऑफ नोड्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ जो नोड्स है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या, जैसे कि हमारा कोई मास है, उसको हमने कोई फोर्स लगाया था तो कुछ डिस्प्लेस होगा। ठीक है, मान लीजिए x1, या अगर एक मास है x से डिस्प्लेस होता है, तो जितने भी डिस्प्लेसमेंट होंगे उतने ही हमारे नोड बनेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर लेंगे। सेकेंड हमारा है नोड को किस तरीके से हम कनेक्ट करना है। ठीक है, वो बात है। तो एक जो है, इसके अलावा नोड जितने भी होंगे हमारे, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ नोड, उसके अलावा एक हमें एक्स्ट्रा नोड लेना होगा एज अ रेफरेंस नोड। ठीक है, तो लिखेंगे टेक एन एडिशनल नोड, एडिशनल node which is reference node, which is reference node, reference node। ठीक है, ये हमारे हो गए दो पॉइंट। अब अगर मास इनर्शिया कुछ भी ऐसा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो लिखेंगे कनेक्ट द मास और inertia element, inertia element between the principal principal node and reference। ठीक है, मास या इनर्शिया जो भी एलिमेंट होगा उसको प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद है हमारे पास क्या, स्प्रिंग हो या डैम्पिंग एलिमेंट हो, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, या तो प्रिंसिपल नोड या फिर हमारे जो भी प्रिंसिपल या रेफरेंस जैसा भी वहाँ पे सिचुएशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे। ओके, लिखेंगे यहाँ पे कनेक्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग एंड डैम्पिंग एलिमेंट्स, डैम्पिंग एलिमेंट्स either between either between principal principal nodes or
between the principal node and reference, principal node and reference depending on their position, depending on their position. ओके, जिस हिसाब से वो कनेक्ट होगा उसी हिसाब से प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल रेफरेंस दोनों के बीच में इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, लास्ट हमारा है क्या है, फोर्स एलिमेंट। ठीक है, फोर्स एलिमेंट को भी हम जैसी हमारे पास पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल से वहां पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, कनेक्ट द फोर्स एलिमेंट at the appropriate node and write the defining differential equation at each node, ठीक है। फोर्स एलिमेंट है उसको अप्रोप्रिएट नोड पे कनेक्ट कर देंगे। उस कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा, फिर वहां से क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ से क्वेश्चंस करते हैं, उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं, फिर वहां से हम सब कुछ निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्क्रीन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे ये कुछ सरफेस है। ओके, यहाँ से एक स्प्रिंग एलिमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई डैम्पर एलिमेंट है, उसके बाद यहाँ पे हमारे एक मास एलिमेंट लगा हुआ है। ठीक है, M1, इसको कह देते हैं यहाँ पे स्प्रिंग एलिमेंट K1, डैम्पर एलिमेंट F1 या फिर B1, दोनों से डिनोट कर सकते हैं किसी भी। उसके बाद यहाँ पे एक और स्प्रिंग है जिससे एक मास लगा हुआ है M2। ओके, इस पे फोर्स लग रहा है, M1 पे हमने फोर्स लगाया है, तो M1 पे फोर्स लगाया है तो X1 ये कुछ मास डिस्प्लेस होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये भी हमारा कुछ डिस्प्लेस होगा, मान लेते हैं ये X2 डिस्प्लेस होगा। ओके, अब यहाँ से नोडल डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से नोडल डायग्राम बनाएंगे। इसे क्या कहेंगे, या फिर मैकेनिकल इक्विवेलेंट डायग्राम, मैकेनिकल इक्विवेलेंट डायग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, नंबर ऑफ नोड्स पता करने हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ नोड इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमें नोड पता करना है, तो देखेंगे कितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ठीक है, एक यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है M1, एक यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है। तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने हैं,
2 हैं, तो नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे? 2। तो कह देते हैं, मान लीजिए कि एक नोड हमारा x1 यहाँ पे है, ठीक है, एक नोड हम मान लेते हैं x2 यहाँ पे, ठीक है, 2 नोड हो गए हैं। पहला पॉइंट हो गया कि नंबर ऑफ नोड इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो 2 नोड हमारे पास आ गए क्योंकि 2 डिस्प्लेसमेंट थे। सेकंड क्या कह रहा है, एक हमें रेफरेंस एडिशनल नोड लेना है जो कि रेफरेंस हो। तो ठीक है, हमने यहाँ पे एक रेफरेंस ले लिया है, ये हमारा हो गया रेफरेंस नोड, ठीक है, रेफरेंस तो सबको डिनोट करना आता ही है, ये हमारा हो गया रेफरेंस नोड। तो पॉइंट नंबर हमारा कौन सा हो गया? 2। अब कह रहा है थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, कनेक्ट द मास और इनर्शिया एलिमेंट। मास एलिमेंट और इनर्शिया एलिमेंट, मास है या फिर इनर्शिया एलिमेंट है, उसको कहाँ कनेक्ट करना है? बिटवीन प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस। ये हमारा जो है, ये इसी को कहते हैं प्रिंसिपल नोड। जो नंबर ऑफ हमने नोड्स निकाले हैं यही हमारे प्रिंसिपल नोड, और रेफरेंस कौन सा है? ये वाला। तो कहता है कि मास एलिमेंट हो या फिर इनर्शिया एलिमेंट हो, उसको कहाँ कनेक्ट करना है? प्रिंसिपल नोड और किसके बीच में? रेफरेंस के बीच में, ठीक है। तो मास एलिमेंट है, ठीक है, तो वो कहाँ पे है? फर्स्ट वाले नोड पे है, तो फर्स्ट वाले नोड से कनेक्ट करेंगे, और कहाँ पे? रेफरेंस पे। तो फर्स्ट वाले नोड से कनेक्ट करेंगे और रेफरेंस से, ठीक है, हो गया ये फर्स्ट नोड प्रिंसिपल नोड से रेफरेंस। क्योंकि क्यों हमने सिर्फ यहीं कनेक्ट किया मास को, यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि x2 वाले पे यहाँ पे तो m1 नहीं कनेक्ट है ना, वो इसके अकॉर्डिंग है x1 डिस्प्लेसमेंट के, तो इसीलिए x1 से हमने कनेक्ट किया है मास एलिमेंट को, मतलब प्रिंसिपल नोड से रेफरेंस के बीच में। ओके, उसके बाद क्या करना है? स्प्रिंग डैम्पिंग एलिमेंट हो, इसको किस हिसाब से बताया था? प्रिंसिपल नोड या फिर प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस, ठीक है, स्प्रिंग है और ये क्या है हमारा? डैम्पर एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? मास m1 है, तो मास m1 किस नोड पे है? x1 पे है। तो जब मास m1 x1 पे है तो m1 से ही ये कनेक्ट है, ठीक है, मतलब ये क्या है? ये दोनों भी x1 से ही बनेंगे। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? x1 प्रिंसिपल नोड, चाहे प्रिंसिपल नोड यहाँ x1 बोलें चाहे x1 यहाँ बोलें, हर जगह पोटेंशियल सेम है तो नोड सेम रहेंगे, ठीक है। तो क्या है, प्रिंसिपल नोड से रेफरेंस के बीच में बनाएंगे, प्रिंसिपल नोड से रेफरेंस के बीच में। तो ये हमारा हो गया स्प्रिंग एलिमेंट K1। उसी तरीके से डैम्पर एलिमेंट भी बना लेंगे, डैम्पर एलिमेंट ये हमारा हो गया डैम्पर एलिमेंट F1, ठीक है, ये हो गया हमारा डैम्पर एलिमेंट। तो ये दोनों हो गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमने x1 नोड पे कौन कौन से थे? मास, स्प्रिंग और डैम्पर। x1 पे कौन कौन से थे? मास, स्प्रिंग, डैम्पर, तीनों कनेक्ट कर दिया। ओके, अब क्या है कि हमें x2 सेकेंड नोड पे कौन कौन सा है? मास है, ये स्प्रिंग एलिमेंट है, ठीक है, तो ये स्प्रिंग एलिमेंट है। तो अब x2 से भी हमें कनेक्ट करना है मास एलिमेंट को। तो मास एलिमेंट के लिए वही क्या करेंगे? मास एलिमेंट के लिए वही है कि हमारा जो प्रिंसिपल नोड है और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे M2, ठीक है। x2 क्यों हमने यहाँ पे कनेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x2 था, इसलिए x2 पे हमने मास m2 को कनेक्ट किया है। और मास एलिमेंट को कहाँ कनेक्ट करना है? प्रिंसिपल से रेफरेंस के बीच में, तो प्रिंसिपल से रेफरेंस के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया है। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे? एक ये भी हमारा स्प्रिंग है, ठीक है, ये किसके किसके बीच में है? x1 नोड और x2 नोड के बीच में कनेक्ट है, क्लियर है। तो एक x1 और x2 के बीच में
स्प्रिंग एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये x1 नोड ही होगा ना, चाहे x1 नोड यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, सारा x1 नोड होगा, ठीक है। तो बोला कि x1 और x2 के बीच में ये स्प्रिंग एलिमेंट कनेक्ट है, तो यहाँ स्प्रिंग एलिमेंट कनेक्ट कर दिया। तो किसके बीच में है, 1 एंड 2 के बीच में, तो इसको बोल देते हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K12 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा बन गया है मैकेनिकल इक्विवेलेंट डायग्राम, ठीक है। तो कितना आसान था, 5 पॉइंट्स जो हमारे थे, 5 पॉइंट्स को लेकर हम इसको बना सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगर इसमें अगर किसी को बनाने में डाउट्स आता है तो वो कमेंट्स करके पूछ सकता है फिर से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक फोर्स, ये फोर्स भी तो है m1 पे, ये इसको भी लिखना है, फोर्स है। तो फोर्स कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट x1 पे, मतलब नोड x1 पे है फोर्स। तो फोर्स को क्या करेंगे, x1 पे कनेक्ट है, तो फोर्स को x1 पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फोर्स को कनेक्ट करना था, या तो उसके अप्रोप्रिएट जगह पे ये कनेक्ट करना है, तो उसके अप्रोप्रिएट जगह ये है हमारी रेफरेंस और प्रिंसिपल नोड, हमने कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। अब यहाँ से हर नोड पे जितने नोड होंगे उतनी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाएगी, ठीक है। जितने नोड होंगे उतनी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाएगी। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, नोड x1 पे ऐड नोड x1, ठीक है। x1 पे लिखेंगे इक्वेशन। तो सबसे पहले फोर्स इक्वल टू हम लिखते हैं, फोर्स है, फोर्स लिख लेते हैं, फोर्स इक्वल टू, फिर क्या लिखते हैं, मास, ओके, मास एलिमेंट लिखते हैं। तो मास ये वाला x1 से कौन कनेक्ट है, m1 कनेक्ट है, m1, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे लिखते हैं, d2x1 बाई dt स्क्वायर, ओके। उसके बाद डैम्पर एलिमेंट लिखते हैं, ये भी x1 से कनेक्ट है। तो डैम्पर एलिमेंट के लिए क्या लिखते हैं, f1 या b1, f1 dx1 बाई dt, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग एलिमेंट, स्प्रिंग एलिमेंट के लिए कैसे लिखते हैं, k1 है, k1, ओके। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट x1 है, तो x1, ओके। उसके बाद एक जो हमारा है यहाँ पे, इस पे भी कनेक्ट है स्प्रिंग एलिमेंट, तो x1 से कनेक्ट है ना, तो इसको भी लिखना है, तो इसको भी लिखेंगे, प्लस k12 और डिस्प्लेसमेंट किसके किसके बीच में है, x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये हमारी नोड x1 पे कौन सी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ओके। अब नोड x2 पे लिखेंगे, एट नोड x2, जितने हमारे डिस्प्लेसमेंट वाले मीन्स जितने हमारे नोड्स होंगे उतनी इक्वेशन हम लिखेंगे। तो यहाँ पे एक नोड है, एक नोड यहाँ पे है, दो नोड है, तो दो नोड है तो दो इक्वेशन लिखनी है। एक इक्वेशन हमने पहले वाले नोड पे लिख ली, दूसरे वाले नोड पे लिखना है इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू, यहाँ पे तो फोर्स है ही नहीं तो ज़ीरो लिख देंगे, फोर्स इक्वल टू मास लिखेंगे, मास क्या है, m2 है, m2, ठीक है। और फिर d2 x2 बाई dt स्क्वायर, x2 क्यों, क्योंकि हमारा नोड 2 की बात कर रहा है, x2 की, प्लस उसके बाद यहाँ पे कोई भी डैम्पर एलिमेंट नहीं है, स्प्रिंग एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। स्प्रिंग एलिमेंट कैसे लिखेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट k12, इस नोड से लिख रहे हैं तो x2 माइनस x1, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा नोड x1 पे और नोड x2 पे, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली फोर्स की। अब अगर फोर्स वोल्टेज एनालॉजी लिखना हो और फोर्स करंट एनालॉजी लिखना हो तो क्या करेंगे,
तो इसका हमने सिमिलर बताया था कि फोर्स के लिए वहाँ पे क्या लिखते हैं, वोल्टेज एनालॉजी में फोर्स की जगह क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज एक तरीके से फोर्स का ही काम करता है, ठीक है। वोल्टेज जो है हमारा फोर्स की तरह काम करता है, ठीक है, इसीलिए फोर्स की जगह वहाँ पे वोल्टेज लिखते हैं। उसके बाद मास, मास की जगह वहाँ पे क्या लिखते हैं, इंडक्टर, ठीक है, L1। उसी तरीके से डैम्पर की जगह वहाँ पे क्या लिखते हैं, रजिस्टर, ओके। उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह क्या लिखते हैं, कैपेसिटर, ठीक है। कंपेयर करके हमने दिखाया भी था कौन कौन सा किसके जगह पे लिखते हैं, जब हमने उसकी फोर्स वोल्टेज करंट की, फोर्स टॉर्क वोल्टेज करंट की एनालॉजी लिखी थी, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स करंट एनालॉजी। तो फिर हमने कंपेयर करके दिखाया था मास को किससे कंपेयर करते हैं, डैम्पर वाला जो है उसको किससे कंपेयर करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट को किससे कंपेयर करते हैं, वो हमने दिखाया था। क्लियर है। तो अब यहाँ से हम फोर्स वोल्टेज एनालॉजी लिखेंगे एंड फोर्स करंट एनालॉजी लिखेंगे। तो ये वाली इक्वेशन को आप पहले लिख, दोनों इक्वेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम वहाँ से फोर्स वोल्टेज एनालॉजी लिखेंगे सेकेंड पेज पे। तो पेज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखते हैं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। ठीक है, तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी लिखना है, तो वहां पे फोर्स था नोड x1 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा V, ठीक है, इक्वल टू, वहां पे क्या था, मास m1 था, तो यहाँ पे नोड 1 की बात है इसलिए हमने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। वहां पे मास m1 था, तो यहाँ पे क्या आएगा, L1 di1/dt प्लस, उसके बाद वहां पे F1 था या B1 उसको लिख सकते हैं जो डैम्पर एलिमेंट है, तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R1, ठीक है। और साथ में क्या है, I1, वहाँ x की बात थी, और वोल्टेज में क्या है, करंट की बात आती है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, यहाँ पे वोल्टेज में क्या आती है, करंट की बात आती है, I1 हो गया प्लस। उसके बाद K1 मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट की बात है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/C1। हमने सबको कंपेयर करके भी दिखाया था फोर्स टॉर्क वोल्टेज करंट एनालॉजी में, ठीक है, वहाँ से कंपेयर कर लेंगे, इंटीग्रल I1 dt, वहाँ पे x1 यहाँ पे I1 प्लस, फिर एक और स्प्रिंग वहाँ पे था K12, तो यहाँ पे लिखेंगे C12 इंटीग्रल, वहाँ पे x1 माइनस x2 था, यहाँ पे लिखेंगे I1 माइनस I2 dt, ठीक है। क्योंकि देखिए फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, कोई एलिमेंट है, कोई मास है, उस पर फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट को हमने बोला x। उसी तरीके से वोल्टेज में वोल्टेज अप्लाई करने पे करंट फ्लो होगी, जैसे फोर्स अप्लाई करने पे डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे ही वोल्टेज अप्लाई करने पे करंट फ्लो होती है, तो डिस्प्लेसमेंट को करंट से रिलेट कर सकते हैं, तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन नोड x2 पे थी, ठीक है, नोड x2 पे क्या था, फोर्स 0 था, तो वोल्टेज यहाँ पे 0 एट नोड x2 की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या था, m2 था, m2 की जगह क्या लिखेंगे, L2 और di2/dt, ठीक है। वहां पे x था, यहाँ पे करंट, वहां डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे करंट, ओके, ये बात क्लियर। प्लस वहां पे उसके बाद क्या था, K12 था, तो यहाँ लिखेंगे 1/C12 इंटीग्रल, वहां पे क्या था, x2 माइनस x1 मीन्स I2 माइनस I1, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स लगाने पे किसी मास में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरीके से वोल्टेज लगाने से ओके सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती है, तो इसलिए ये हमने लिखा हुआ है इंटू dt। अब ये जो दो इक्वेशन लिखी है इससे हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे,
V इक्वल टू दिया हुआ है L1 di/dt। तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा लेंगे, एक यहाँ पे हम लगा लेते हैं, ठीक है। V1 वोल्टेज सोर्स लगा लिया है यहाँ पे, V1 इक्वल टू L1 di/dt। तो यहाँ लिखेंगे L1। उसके बाद क्या है, R1 I1 1/C इंटीग्रल I dt 1/C1, ठीक है, कैपेसिटर हो गया। उसके बाद क्या है, C12 है, I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 का मतलब क्या है, उस ब्रांच के अंदर दो करंट जा रही है, उसका मतलब क्या होगा, वो ब्रांच कुछ इस तरीके से होगी हमारी, इस तरीके से, तभी इधर से I1 करंट आएगी, नीचे से I2 आएगी, तभी I1 माइनस I2 होगा। तो ये हो गया हमारा C12। उसके बाद में क्या है, सेकेंड इक्वेशन में ये देखिए, ये वाला हमारा सिमिलर है, तो इससे ये हो जाएगा L2 di2, ठीक है। तो L2 di2 क्या होगा, L2 di2 हमारी यहाँ पे इस तरीके से हो जाएंगी, L2, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इसमें करंट जाएगी I1, इसमें करंट हम बना लें I2, ये हमारा हो गया रेफरेंस, ठीक है। अब यहां से अगर इक्वेशन लिखें तो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे KVL लगा दें तो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, L1 di/dt R1 I1 प्लस 1/C1 इंटीग्रल I1 dt, ओके, प्लस इसमें क्या लिखेंगे 1/C12, इधर से आ रही है I1, नीचे से आ रही है I2, क्योंकि हमने इस ब्रांच में हमने लिखनी है, ठीक है, इस वाले KVL में लिखनी है। तो जिस हम लूप में लिख रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, उस वाली करंट को पहले लिखेंगे, ठीक है। हम अभी I1 वाले में लिख रहे हैं तो इसलिए I1 माइनस I2 लिखेंगे, तो I1 माइनस I2 लिख लिया। उसके बाद ये वाले में हम बात करें तो L2 di2/dt, L2 di2/dt प्लस, उसके बाद इसमें करंट आएगी तो कैसे लिखेंगे 1/C12। उसके बाद इस वाले हम लूप में घूम रहे हैं तो इसलिए हमने पहले इसको लिखेंगे I2 माइनस I1 इंटीग्रल I2 माइनस I1 dt, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्ट इक्वेशन इसी से आपस में रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फोर्स करंट एनालॉजी लिखेंगे, फोर्स करंट एनालॉजी, फोर्स करंट की एनालॉजी। तो क्या है, फोर्स है और करंट है, तो फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे, करंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वहां मास लिखते हैं तो करंट वाले में क्या लिखते हैं, कैपेसिटर लिखते हैं। उसके बाद वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो यहां क्या लिखेंगे वोल्टेज d1/dt प्लस आई इक्वल टू क्या लिखेंगे v1/r, ठीक है। इसके जगह पे पहले वाली इक्वेशन जो है फोर्स वाली उसी से कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है, v1/r। उसके बाद थर्ड में क्या लिखेंगे, थर्ड में वहां पे क्या था, थर्ड में वहां था स्प्रिंग, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1/L1, 1/L1 इंटीग्रल v1 dt। उसके बाद वहां पे क्या था K12, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1/L12, ठीक है, इंटीग्रल वहां पे क्या था x1 माइनस x2, तो यहां लिखेंगे v1 माइनस v2 dt। फर्स्ट इक्वेशन हो गई नोड 1 पे। नोड 2 पे क्या था, फोर्स जीरो, फोर्स जीरो, इसका मतलब यहाँ पे करंट जीरो। उसके बाद वही है C1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे C2 क्योंकि नोड 2 की बात कर रहे हैं, dV2/dt प्लस यहाँ पे जैसे कैपेसिटर था वैसे ही यहाँ लिख देंगे इंडक्टर, इंटीग्रल V2 माइनस V1, ठीक है, dt, ओके। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था,
KVL लगाया था तो V इक्वल टू लिखा था हमने, यहाँ पे क्या लिखा है KCL लगाया है, इसलिए I इक्वल टू लिखा है। तो I इक्वल टू क्या होता है CdV बाई डी टी, आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू इंडक्टर के केस में 1/L इंटीग्रल वी डी टी होता है। ठीक है, तो करंट क्या होता है कैपेसिटर के केस में सी डी वी बाई डी टी, इंडक्टर के केस में 1/L डी वी बाई डी टी। ठीक है, 1/L इंटीग्रल वी डी टी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या लिखते हैं V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और कैपेसिटर के केस में V इक्वल टू 1/C इंटीग्रल आई डी टी। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। तो हमने पहले नोड x1 और नोड x2 की जो दो इक्वेशन थी उससे हमने इसको लिखा, उसी से हमने इसको भी लिखा। उसके बाद अब इसकी भी हमने यहाँ पे सर्किट बना लेंगे। तो करंट I है तो करंट I लिख लेंगे, यहाँ पे करंट I लिख ली। उसके बाद क्या है C1 dV1 बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे C1 आ जाएगा कैपेसिटर, यहाँ नोड V1 है। उसके बाद क्या है R है, पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस लगा लिया R। उसके बाद क्या है इंडक्टर है, पैरेलल में हमने इंडक्टर लगा लिया L1। ठीक है, R1 L1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद L12 है V1 माइनस वी टू, V1 माइनस वी टू का डिफरेंस है, मतलब V1 यहाँ है और V2 कहीं इस तरफ हो, उनका डिफरेंस के बीच में हो। इसका मतलब क्या होगा इंडक्टर कहीं यहाँ पर लगा होगा, तभी ये V1 और ये V2 होगा। V1 माइनस वी टू, V1 माइनस वी टू के बीच में ये इंडक्टर होगा L12। उसके बाद ये कैपेसिटर है इसी वाले उसमें, तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे C2। ठीक है, तो और ये हमारा हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा रेफरेंस। ठीक है, अब इसको देखो, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर इक्वेशन को, ये सर्किट को वापस इक्वेशन में लिखना है तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इक्वल टू, देखिए इधर से I करंट आ रही है, मान लीजिए इसमें गई I1, इसमें गई I2, इसमें गई I3। ठीक है, तो I1 I इक्वल टू क्या लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 क्या होगा V1 बाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है I1 क्या होगा कैपेसिटर के केस में है तो सी डी वी बाई डी टी होता है, सी डी वी बाई डी टी हो गया। उसके बाद रजिस्टर के केस में करंट क्या लिखते हैं V बाई आर, तो यहाँ पे V1 बाई आर लिख देंगे। उसके बाद इंडक्टर के केस में क्या लिखते हैं करंट को 1/L इंटीग्रल वी डी टी, तो यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रल वी डी टी। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद इस तरफ कोई करंट नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 है। उसके बाद यहाँ पे जब लिखेंगे तो V1 माइनस वी टू, इंडक्टर के केस में करंट यहाँ पे क्या आएगी, इधर अगर कोई करंट मान लीजिए आ रही है तो वो क्या करंट होगी, वो करंट होगी 1/L। ठीक है, और इंटीग्रल वी डी टी, वी क्या है V1 माइनस वी टू है, तो V1 मतलब V2 माइनस वी1, इस तरफ से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरफ से हम बात कर रहे हैं तो V2 माइनस वी1। उसके बाद यहाँ पे करंट क्या आएगी C2 dV बाई डी टी, इसमें करंट कितनी आएगी C dV बाई डी टी होती है करंट इसमें कैपेसिटर केस में, तो C2 dV2 बाई डी टी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं लगी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि देखिए फोर्स वोल्टेज एनालॉजी है, तो हमने क्या किया था, ये फोर्स से वोल्टेज, फोर्स जो हमने इक्वेशन लिखी थी x1 x2 में, उससे हमने कंपेयर करके वोल्टेज की एनालॉजी लिख ली, तो इसलिए इसको कहा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। इससे हमने सर्किट भी बना ली, सर्किट से वापस हम इक्वेशन भी बना लेंगे। ओके, इसी तरीके से फोर्स करंट की एनालॉजी लिखनी थी, तो फोर्स से करंट को हमने कंपेयर किया, कहाँ कहाँ क्या क्या एलिमेंट लिखते हैं हमने 7th लेक्चर में, हमने 7-8 लेक्चर में बताया हुआ है। तो उसको भी अगर जिसने नहीं किया है तो वो वहाँ जाके देख सकता है। तो उससे ये इक्वेशन हमने लिख ली, उसके बाद उससे हमने ये सर्किट बना ली। अब अगर सर्किट दी हुई है तो वापस से इक्वेशन भी लिखी जा सकती है आसानी से। क्लियर है, इस तरीके से हमें फोर्स वोल्टेज एनालॉजी मिल जाएगी एंड फोर्स करंट एनालॉजी मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। ओके।
थैंक यू।